राजस्थान का एकीकरण। और कितने चरण हो गए? एक। ठीक है जी, पहला चरण पढ़ चुके हैं अपने। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा था 3-4 शासक थे जिन्होंने मान लो कोशिश की थी एकीकरण करने की, है ना, तो फिर वो कामयाब नहीं हो पाए। उससे पहले जो अंग्रेज अधिकारी था उसने भी कोशिश की थी, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। 1935 का अधिनियम आया था, उसमें भी बात उठाई गई एकीकरण की, लेकिन वो भी सिरे नहीं चढ़ी, मतलब है ना, कामयाब नहीं हो पाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे क्या बनाया गया, रियासती विभाग बनाया गया था। और रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। ठीक है, तो इनको काम सौंपा गया कि राज्यों का एकीकरण करने का। तो फिर इस रियासती विभाग ने कौन सी 2 शर्तें रखी थी? मेन इन्होंने शर्तें रखी थी कि जो रियासत जिसके जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 लाख, है ना, 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और साथ में 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए। जिनकी ये जो रियासत ये 2 शर्तें पूरी कर रही हैं, वो रियासत अपनी मर्जी से चाहे तो वो आज़ाद रह सकती हैं। मतलब उनको स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो किसी देश के अंदर ना मिले। देश का मतलब कि उस टाइम क्या था कि 2 भाग होने थे ना भारत के, एक तो पाकिस्तान बनने जा रहा था और दूसरा भारत यानी हिंदुस्तान बनने जा रहा था। और इसके अंदर आगे भारत के अंदर जो राज्य थे, उन राज्यों के अंदर जो रियासतें थी उनके लिए ये शर्तें रखी गई थी कि चाहे तो ये जो अगर ये शर्तें पूरी करती हैं वो रियासतें, तो चाहे तो वो स्वतंत्र रहें, चाहे इनके अंदर जो राज्य आते हैं उन राज्यों में चाहे पाकिस्तान में वो चले जाएं, स्वतंत्र हैं। और इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? 4। सिर्फ 4 ही पूरी कर रही थी ना। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। यही थी ना 4? लिखवाइए ना कल, यही थी, है ना। ठीक है, तो उसके बाद हमने बात की थी कि रियासती विभाग अपना काम शुरू करता है और राजस्थान का एकीकरण करना शुरू कर देता है, जो कि कितने चरणों में पूरा होगा? 7 चरणों में। ठीक है, 7 चरण लगेंगे। और कितना समय हमने लिया था, कितना बोला था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इतने समय में राजस्थान का एकीकरण पूरा होगा। हम चरण पढ़ रहे थे, हमने कौन सा चरण पढ़ लिया था कल? 1 चरण, यानी कि प्रथम चरण हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हमें कौन सा पढ़ना है? द्वितीय चरण। इस चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। ठीक है जी, पहला चरण यहाँ कंप्लीट हुआ। और इसके अंदर हमने कितनी रियासतें ली थी? 4। कौन कौन सी? A, B, C और D। ठीक है, प्लस 1 ठिकाना लिया था। यही थे ना? यहाँ तक कंप्लीट है? ठीक है जी, तो आज अपने पढ़ेंगे द्वितीय चरण। हाँ जी, दूसरा चरण। 7 चरण पढ़ रहे हैं ना अपने, तो पहला कंप्लीट हो गया और आज अपने हैं द्वितीय चरण। जो द्वितीय चरण है उस चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, और ये कंप्लीट होता है 25 मार्च 1948 में। और नाम क्या था इसका? पूर्वी राजस्थान संघ। अब आपने देखा ना यहाँ पर, पहले हमने पहला कौन सा पढ़ा था? मत्स्य संघ। और हमारा स्टेट कौन सा है? राजस्थान, है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इन चरणों में सबसे पहले राजस्थान कब मिला? तो इसी चरण में मिला ना। अब नाम आ गया ना, पूर्व राजस्थान संघ, राजस्थान शब्द आ गया ना। तो कहने का मतलब कि इस एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान शब्द पहली बार हमें कहाँ मिला? द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में हमें पहली बार राजस्थान शब्द प्राप्त हुआ। ठीक है, हम एकीकरण कर रहे हैं। कौन कौन सी रियासतों का हो रहा है? पिछली में हमने पढ़ा 4 का, तो फिर इस में भी रियासतों का ही एकीकरण करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर होता है जी 9 रियासतों का एकीकरण। 9 रियासतों को इकट्ठा करते हैं और 9 रियासतों के साथ एक लेते हैं जी हम ठिकाना। कितने ठिकाने थे टोटल? 3 थे ना। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था।
4 रियासतें और एक ठिकाना हमने कल ले लिया था, 9 रियासतें और एक ठिकाना पूर्व राजस्थान संघ यानी कि द्वितीय चरण में आज हम ले रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये रियासतें अगर बात करें तो ये रियासतें कौन कौन सी थी? 9। ये रियासतें थी हमारी कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, हाँ जी रियासत थी ये, ठीक है, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासतें कंप्लीट। ये 9 रियासतें लेकर हम एक संघ बनाने जा रहे हैं। एक तो 9 रियासतें होगी प्लस इसके अंदर एक हो गया ठिकाना, और वो ठिकाना था यहाँ पर ये जो पड़ता है बांसवाड़ा। इस बांसवाड़ा के अंदर एक हमने बात की थी कल, कौन सा ठिकाना था? पहले तो हमने नीवराना लिया था एक, उसके बाद बांसवाड़ा में आता है कुशलगढ़। याद है ना, 3 ठिकाने पड़े थे ना, तो यहाँ पर कौन सा ठिकाना आ गया? कुशलगढ़। 9 रियासतें और कुशलगढ़ टोटल कितने हो गए? 10। तो अगर हमसे पूछा जाए कि द्वितीय चरण में कितनी इकाइयाँ थी? 10। रियासतें 9, ठिकाना 1। यहाँ तक बात कंप्लीट। एकीकरण हो गया, नाम रख दिया, तारीख आ गई। अब आएगी बात यहाँ पर ओहदों की कि कौन कौन से ओहदों पर कौन कौन से मंत्री वगैरह बैठे थे और कहाँ उसकी राजधानी थी। ठीक है जी। अब ना एक बात और बता दूं आपको कि हमने कल तो किया था इधर पूर्व वाली साइड 4 रियासतें और प्लस एक ठिकाना लिया था। अब ये जो है ना, ये अलग एकीकरण हो रहा है। इसका ये नहीं है कि इसको और इसको मिलाकर कर रहे हैं, ये एक अलग भौगोलिक क्षेत्र तैयार हो रहा है और ये एक अलग हुआ था। ये यहाँ पर लेकर आएंगे हम, यहाँ पर आएगा ना कोटा और बूंदी, झालावाड़, यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, ऐसे करके इधर एक ये एरिया बन जाएगा। ऐसे कर करके ना, ऐसे कर करके टोटल इनको मिलाते जाएंगे, 7 चरणों में एक दूसरे के साथ जोड़ते जाएंगे और तब जाकर हमारा जो आज वर्तमान में राजस्थान देख रहे हैं वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये टुकड़ा अलग था, अलग हमने पहली प्रक्रिया की, ये दूसरा टुकड़ा है यानी कि दूसरी प्रक्रिया में। ठीक है, यहाँ पर 10 टोटल इकाइयाँ होगी, 9 रियासतें और एक हो गया ठिकाना। कंप्लीट यहाँ तक। अब बात आती है कि इनकी राजधानी कौन सी बनाई, इनमें जो राज प्रमुख था वो कौन सा बनाया। तो यहाँ पर बड़ी रियासत कौन सी थी? कोटा। तो कोटा से ही ले लेते हैं हम राज प्रमुख, यानी कि जो कोटा रियासत का जो शासक था उस शासक को बना दिया इस पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख। और कोटा का शासक आपको लिखवाया गया है, कौन था? भीम सिंह। ठीक है जी। तो मतलब कि राज प्रमुख किसको बना दिया? भीम सिंह को। अब इसको राज प्रमुख बना दिया तो उसके बाद आती है जी बूंदी, और बूंदी का शासक था उस टाइम बहादुर सिंह, और इस बहादुर सिंह को बना दिया जी उप राज प्रमुख। ठीक है, भीम सिंह राज प्रमुख बन गया और बहादुर सिंह क्या बन गया? उपराज प्रमुख। इसके बाद यहाँ पर डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर का उस टाइम शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। हमने कल बात की थी ना कि इन्होंने भी प्रयास शुरू किया था ना, तो यहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। और इस लक्ष्मण सिंह को यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर इसको पद दे दिया था वरिष्ठ उप राज प्रमुख का, वरिष्ठ उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ये बना दिए अधिकारी, पद दे दिए राज प्रमुख के, राज प्रमुख, उप राज प्रमुख और वरिष्ठ राज प्रमुख। ठीक है, सबसे बड़ा ये हो गया, उससे नीचे ये और उससे नीचे ये तो 3 हो गए राज प्रमुखों से संबंधित। इसके बाद बनाया जाता है ये यहाँ पर पीएम। पीएम भी बनाएंगे ना, पिछले में भी हमने बनाया था, यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पीएम बनाया गया जी गोकुल लाल असावा को। ठीक है जी, पीएम बन गया। पीएम के बाद बात आती है राजधानी की। तो राज प्रमुख कहाँ से लिया गया? कोटा से। तो कोटा को ही बना देते हैं राजधानी। तो आपसे पूछा जाए कि द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी? कोटा। यानी कि कोटा से ही राजधानी होगी और कोटा से क्या हो गया? राज
प्रमुख। ठीक है जी, सारा कुछ बन गया, तैयार है, मंच तैयार है, तो मंच तैयार है तो उसका उद्घाटन भी होगा। तो यहाँ पर भी उद्घाटन होता है और इसका उद्घाटन करने के लिए भी वही व्यक्ति आता है जो पीछे उद्घाटन करके गया था। कौन करके गया था? हाँ जी, कौन? पिछला पहले का उद्घाटन किसने किया था? इधर, हाँ, नरहरि विष्णु। ओके ओके, आप पूरा बोल रहे हो। हाँ जी, नरहरि विष्णु गौडगिल, यानी कि NV गौडगिल, ये इसका भी यही उद्घाटन कर रहा है वो। ठीक है, आप पूरा बोल रहे थे, मैं सोचा पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो। NV गौडगिल, एक ही बात है। ठीक है ना। तो उसके बाद आती है बात इसकी टोटल आय की, क्योंकि आय की भी शर्तें रखी थी ना भी, कितनी आय होनी चाहिए, कम से कम तो 1 करोड़। तो ये सारी रियासतें मिलकर इनकी जो इनकम होती है वो हो जाती है जी टोटल 2 करोड़। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ये हो गया हमारा द्वितीय चरण, जिसमें पूर्व राजस्थान संघ था जो 25 मार्च को 1948 को एकीकरण हुआ था इसका, दूसरे संघ का। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ कुछ पूछना है? कंप्लीट सब है ना। तो राजस्थान शब्द आपसे पूछा जाए तो राजस्थान यहाँ पर मिला था द्वितीय चरण में। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब अपने पढ़ते हैं जी तृतीय चरण। लिखवा देते हैं, कोई नहीं कर, पहले लिखवाऊँ? चलो लिखो, फिर लिखो हेडिंग लिखो, लिख लो, कोई बात नहीं। द्वितीय चरण ऐसे ही लगा लो हेडिंग, द्वितीय चरण। इसमें लिखिए पूर्व राजस्थान संघ, बस वैसे लाइन ये पूरी लिख लो ना। द्वितीय चरण, नाम पूर्व राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। इस चरण में 9 रियासतें, अब रियासतों के आगे ऐसे डैश लगा के लिख लो, 9 रियासतों के नाम लिख लो। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, टोंक, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। टोंक लिखवा दिया ना, हो गया? ठीक है जी, 9 हो गए। हाँ जी, 9 रियासतें नाम हो गए। एक ठिकाना कुशलगढ़ को मिलाकर पूरा किया गया। अब ये लिख लेना आप, एक साइड ऐसे लिखते जाना, राज प्रमुख। तो राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ बस, राज प्रमुख भीम सिंह। उप राज प्रमुख बूंदी का कौन था? बहादुर सिंह। उसके बाद वरिष्ठ उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह। तीनों लिख लो, राज प्रमुख भीम सिंह, उप राज प्रमुख बहादुर सिंह, वरिष्ठ उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह। ठीक है जी। उसके बाद PM यानी प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा। उसके बाद है जी राजधानी थी कोटा। शाबाश, वेरी गुड, राजधानी कोटा। असावा, ऐसावा, वाय। उद्घाटन कर्ता NV गौडगिल। हाँ जी, नरहरि विष्णु गौडगिल, उद्घाटन करता NV गौडगिल। आय, वार्षिक आय 2 करोड़। शाबाश, वेरी गुड, 2 करोड़। हाँ सही है।
और लास्ट में ये लाइन लिख लेना, इसी चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं जी तृतीय चरण की, ठीक है जी। और तृतीय चरण हमारा हुआ था 18 अप्रैल 1948 और ये चरण हमारा कंप्लीट हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, और इसका नाम था जी संयुक्त राजस्थान। लिख लिया, ठीक है जी। हमने पिछले में बात की थी ना कि द्वितीय चरण कब हुआ था, 25 मार्च को। अब ना इससे पहले ना कुछ थोड़ी घटना घटती है, वो ये है कि जब द्वितीय चरण का एकीकरण कर रहे थे ना, तो उस टाइम जो उदयपुर एक बड़ी रियासत थी, ठीक है, तो विभाग ने कोशिश की, रियासती विभाग ने, कि उसको भी साथ में मिला लिया जाए। उनके पास मैसेज भेजे, उदयपुर का शासक कौन था, भोपाल सिंह, ठीक है। उनको बोला गया कि आप इसमें आ जाओ, इस ये जो मान लो द्वितीय संघ बना रहे हैं अपने, है ना, द्वितीय चरण में। लेकिन महाराणा ने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हो गई, दंगे वगैरह हो गए। तो फिर महाराणा ने अपना एक दल, एक कमेटी भेजी रियासती विभाग के पास दिल्ली। उनको कहा कि हाँ ठीक है जी, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, मिलने के लिए, विलय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें कौन कौन सी थी? महाराणा यानी कि भोपाल सिंह ने शर्तें रखी थी कि मुझे 20 लाख तो प्रीवी पर्स दिया जाए। प्रीवी पर्स का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि जेब खर्च, जैसे घर पे बच्चों को जेब खर्च देते हैं ना, तो वही प्रकार का जेब खर्च। महाराणा ने कहा कि मेरे को आप साल का 20 लाख प्रीवी पर्स दिया करो, यानी कि जेब खर्च दिया करो, ठीक है, तो मैं आने के लिए तैयार हूं। दूसरी शर्त क्या मेरी ये है कि मेरे को आजन्म यानी कि जो एकीकरण हो रहा है, जो संघ बनाया जा रहा है, उसका मेरे को आजन्म राज प्रमुख बनाया जाए, ठीक है। इस बात को लेकर इनमें सहमति हो जाती है, ठीक है, ये शर्तें तो मान ली जाती हैं। लेकिन इससे पहले भी घटना ये घटती है कि जब महाराणा तैयार हो जाता है ना, ये तो आएगी यहाँ पर बात, संयुक्त में ये शर्तें रखता है कि मेरे को संयुक्त राजस्थान का आजन्म बनाया जाए राज प्रमुख, ठीक है। जब तक मतलब मैं जिंदा रहूँगा तब तक मेरे को ही राज प्रमुख रखना है, हटाना नहीं है गद्दी से, कहीं कल को आप कोई और रियासत आ जाए, उसको राज प्रमुख बना दो और मेरे को हटा दो, ठीक है ना। तो इसलिए ये इन्होंने शर्तें रखी। उससे भी पहले जब ये राजी हो जाते हैं और अपनी सूचना भिजवाते हैं ना, तो तब क्या था कि हम बात कर रहे थे 25 मार्च को उद्घाटन हुआ था द्वितीय चरण का, ठीक है। लेकिन वो जो सूचना थी ना, वो सूचना तो 23 मार्च को ही पहुंच गई थी विभाग के पास। 23 मार्च को पहुंच गई थी कि महाराणा जी तैयार हो गए हैं वो मिलने के लिए, ठीक है, मिलने के लिए तैयार हो गए। तो अब 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला, 23 मार्च को सूचना मिल गई जी महाराणा तो तैयार है। तब तुरंत जल्दी से रियासती विभाग ने वो मैसेज पहुंचाया किसके पास? भीम सिंह के पास। भीम सिंह कहाँ था? कोटा का, ठीक है ना। अब उसको राज प्रमुख बना रहे हैं, वो ये सर्वेसर्वा वहाँ पे इसको सूचना पहुंचाई गई कि इस प्रकार से ये उदयपुर रियासत है, बड़ी रियासत है, साथ में आ रही है, अपने हो सकता है तो थोड़ा ना मतलब थोड़े दिन वेट कर लो तो अपने उसको भी मिला लें। लेकिन यहाँ पर इन्होंने, भीम सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तो जी सारी तैयारी है, स्टेज वगैरह लग चुके हैं, मेहमानों में कार्ड बंट चुके हैं और सारी कुछ तैयारी है, हमारी तो 25 मार्च को उद्घाटन करना है। अब उनको बुलाओगे तो हमें सारा पोस्टपोन करना पड़ेगा, काम सारा दोबारा से तैयार करना पड़ेगा, तो इसलिए आप छोड़ो, बाद में कर लेना, लेकिन हमारा उद्घाटन चलने दो। तो इस वजह से जो उदयपुर रियासत थी वो द्वितीय चरण में नहीं पहुंच पाई, द्वितीय चरण में उनका विलय नहीं हो पाया। इसलिए तृतीय चरण का जब गठन होता है, यानी कि तृतीय चरण की जब कार्रवाई होती है, तो इस चरण के अंदर फिर यहाँ पर आकर मिलती है जी उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत आ गई?
उदयपुर रियासत। और हमने पीछे बात कौन सी रियासत की, द्वितीय चरण में कितनी रियासतों की बात की थी? 9 रियासतों की, और एक क्या था? ठिकाना, यानी कि टोटल कितनी थी? 10। अब उन 10 रियासतों को, 10 इकाइयों को और साथ में उदयपुर को मिलाकर तृतीय चरण का निर्माण पूरा होता है, जिसका नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अभी मत्स्य संघ अलग ही बड़ा है, उसको नहीं बीच में लाना है। द्वितीय चरण में कितनी रियासतें थी? टोटल इकाइयां थी 10। उन 10 इकाइयों को और उदयपुर को मिलाकर तीसरे चरण का गठन होता है। तीसरे चरण का मतलब इसमें ज़्यादा वो आपको वो नहीं लिखनी है सारी, इसमें सिर्फ यही है कि उदयपुर ही मिलाते हैं। पिछला तो सेम ही है, उसमें सिर्फ उदयपुर मिला रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, उसी में से याद हो जाएगा। अब इकाइयां पूछे तो कितनी होगी? 11। ठीक है ना। रियासतें पूछे जाए तो एक ये होगी, 9 इसमें थी, रियासतें यहाँ पर कितनी होगी? 10। ठीक है ना, इकाइयां 11 और रियासतें कितनी होगी? 10। अब उदयपुर आ गया है, तो उदयपुर का शासक कौन है? भोपाल सिंह। और उदयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, हमने बात की थी ना, 4 ही रियासतें थी बड़ी। अब भी बड़ी रियासत आई है, बड़ा आदमी आया है, तो इसका भी मान सम्मान करना पड़ेगा, इसको भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और ये पहले ही बोल के आया कि मैं आजीवन क्या रहूंगा? राज प्रमुख। अब मान लो इसको राज प्रमुख बना दें, ठीक है, तो ये पहले से राज प्रमुख बैठा है, तो फिर ये नाराज होगा, ये कहेगा अभी मेरे को राज प्रमुख क्यों हटा रहे हो आप, है ना, मेरे को तो बने ही कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तो इतनी जल्दी, मान लो 25 मार्च को तो उसको बनाया ही है और 18 अप्रैल आ गई, कितने के दिन हुए? 5 और 20 एक दिन हुए, इतने दिन के लिए क्या बनाना था फिर मेरे को, ना, नाराज होगा। तो अब वो भी नाराज ना हो तो इन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये था कि उनको तो बना दिया उपराज प्रमुख। ठीक है, बस ज़्यादा फर्क नहीं डाला इसमें, बस इतना ही फर्क डाला, इसको तो बना दिया, इसके तो आगे लगा दिया उपराज प्रमुख, और इनको बना दिया यहाँ पर राज प्रमुख। और इनका क्या नाम था? भोपाल सिंह। बात क्लियर? राज प्रमुख कौन बन गया? भोपाल सिंह। और उपराज प्रमुख कौन बन गया? भीम सिंह। ठीक है, अब चक्कर यहां पर पड़ गया, अब ये वाला उपराज प्रमुख था, ये नाराज होगा, तो इसलिए इसको कर दिया यहां पर ये, यानी कि इसको कर दिया वरिष्ठ कर दिया। ठीक है, अब वरिष्ठ है तो ये वरिष्ठ पीछे पड़ा है, अब इसको दिक्कत आएगी, तो इसको इन्होंने कर दिया कनिष्ठ। ठीक है, यानी कि उस वरिष्ठ से छोटा। ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह क्या बन गया? कनिष्ठ। अब मैंने इसीलिए इसको लेके छोड़ दिया था ताकि आपको याद रह जाए ये चीजें कि सेम ही है, आपको बदलाव सिर्फ इतना ही करना है कि राज प्रमुख की जगह कौन आ गया? भोपाल सिंह आ गया, और राज प्रमुख क्या बन गया? उपराज प्रमुख बन गया भीम सिंह। ये पहले हाँ उप था, वरिष्ठ बन गया, जो वरिष्ठ था वो कनिष्ठ बन गया। लोगों की तरक्की होती है और ये नीचे जा रहे हैं। ठीक है ना, सही है ना, तो ये चीज होगी। अब उसके बाद कुछ चीजें और बदलती हैं, वो क्या है कि पावर इसके पास ज्यादा आ गई, पहले इसके पास थी, इसकी राजधानी थी, तो अब भोपाल सिंह बड़ी शक्ति आई है तो पावर भी इसके पास होगी, तो इसलिए फिर राजधानी यहाँ पर बदल जाती है और राजधानी बन जाती है जी उदयपुर, यानी कि यहाँ पर ये कोटा हट जाएगी तृतीय चरण में। कौन सी राजधानी आ जाएगी? उदयपुर। ठीक है, अब उदयपुर आ गई, अब उद्घाटनकर्ता भी यहाँ पर चेंज होगा और उद्घाटनकर्ता आ जाता है जी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आकर कौन उद्घाटन करता है? जवाहरलाल नेहरू। पहले 2 में कौन कर रहा था? हाँ जी, नरहरि विष्णु गौडगिल, यानी कि NV गौडगिल। अब कौन आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, कहाँ आया है? उदयपुर में, तो इसका मतलब उद्घाटन स्थल भी कौन सा हो गया? उदयपुर, यानी कि उदयपुर के अंदर ही उद्घाटन हो रहा है। क्लियर? ठीक है, और वार्षिक आय की बात करें तो इस तृतीय चरण की जो वार्षिक आय थी वो थी 3.16 करोड़। हाँ जी, तो बढ़ेगी ना, तो फिर इतनी देखो पहले ये, अब यहाँ तक तो कितनी थी? 10 रियासतें थी, उनकी थी 2 करोड़, तो अब तो बड़ी रियासत आ गई, तो बड़ी रियासत मिल गई तो ये सारों की कमाई होगी ना, इकट्ठी आए, तो सारों की इकट्ठी इकाई कितनी होगी? 3.16 करोड़ होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद कौन सा पद रह गया? एक रह गया जी वो वाला PM। तो PM की बात आती है तो PM बनाया जाता है यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है, किसको बना दिया? माणिक्यलाल वर्मा को। और उधर कौन था? गोकुल लाल रसावा। बात तो फिर उस पर भी आ गई, दिन तो उसको भी 20-25 ही मिले, नाराज तो वो भी होगा, तो उसको बना देते हैं जी उप प्रधानमंत्री, यानी कि वाइस PM। ठीक है, किसको बना दिया? गोकुल लाल असावा को।
उप प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, सारों को ही खुश कर दिया ना, किसी को नाराज नहीं किया, बस थोड़ा बहुत मान लो उनके जो अहदे थे उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है सारे, अब यहाँ पर संतुष्ट हैं और तीसरा चरण हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। लिखो इसके बारे में। हाँ जी, हाँ नहीं छोटा नहीं है तो ये बड़ा। अब मैं इसको सारे को अलग बताता फिर तो बड़ा हो जाता, लेकिन मैं फिर आपको थोड़ा इस ट्रिक से बता दिया ना कि इतने चेंज करना अपने को, तो इसलिए आपको छोटा लग रहा है। ठीक है, लिख लीजिए इसमें तृतीय चरण क्या चीज़ है? नेहरू तो हाँ, फिर वो तो उद्घाटन करने आया था, वो तो उद्घाटन करके जाना ही था, और भी बहुत काम धंधे थे, इतना बड़ा देश संभालना था उस टाइम। हाँ जी, हाँ सही बात है। लिखिए आगे, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। इसमें लिखिए इस चरण में उदयपुर रियासत का विलय पूर्व राजस्थान संघ में कर दिया गया। पूर्व राजस्थान संघ में कर दिया गया, जिससे संयुक्त राजस्थान की कुल इकाइयाँ 11 हो गई। अगली लाइन में लिखना, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह ने सर राममूर्ति डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को विलय शर्तों के साथ विलय ऐसे लिखो, विलय शर्तों के साथ दिल्ली भेजा। अगली लाइन में लिखना शर्तें महाराणा को 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स तथा संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाया जाए। ठीक है जी, अब अगली लाइन में ऐसी सारणी है, ये लिखते जाना। ठीक है, मैं बोलता जाता हूँ, आप एक साइड लिखते जाना। ठीक है, लिखिए राज प्रमुख, दूसरी साइड लिखना भोपाल सिंह, राज प्रमुख के सामने भोपाल सिंह। दूसरा लिखना उप राज प्रमुख, हाँ जी, उप राज प्रमुख भीम सिंह। हाँ जी, वरिष्ठ उप राज प्रमुख बहादुर सिंह। वरिष्ठ, अच्छा कनिष्ठ, हाँ जी, कनिष्ठ उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह। उसके बाद लिखना जी राजधानी, हाँ जी, क्या चीज़, कोई बात नहीं, मैं सारी लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, लिखते जाओ बस जैसे जैसे बोलता जाऊँ। पीएम लिखना, पहले पीएम लिख लो, पीएम
राजधानी, चलो जिसने राजधानी लिख लिया वो राजधानी लिख लो, राजधानी में लिखो उदयपुर, ठीक है। जिसने पीएम लिख लिया था वो पीएम के आगे लिख लो माणिक्यलाल वर्मा। कोई बात नहीं, आगे पीछे लाइन हो जाती है तो कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख दिया करो, इसमें कोई क्रम से नहीं लिखने अपने को, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, लिखिए माणिक्यलाल वर्मा पीएम, ठीक है। उप पीएम या प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। उसके बाद लिखना उद्घाटनकर्ता, ठीक है जी, खड़ जाओ एम क्या लिखा है, उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरा नाम लिखो, अति सम्माननीय माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भाई देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो थोड़ी मोटी बात थोड़ी है, इतने बड़े नेता रहे हैं। हाँ जी, जी ला दो, जी लाना चाहिए, सत्कार करना चाहिए भाई। लिखिए आगे, कोई बात नहीं, उद्घाटन स्थल लिखिए, आय लिख लो 3.16 करोड़। उद्घाटन स्थल उदयपुर, क्या चीज, उद्घाटन स्थल उदयपुर है, वार्षिक आय 3.16 करोड़ है, 3.16, ठीक है जी, कर दूं क्लियर, ओके। सौखा ही है, जमा ही सौखा है, बड़ी सौखी है, जी ला के पढ़ो ना, बड़ी सौखी है। देखिए अगर आप मन लगा के पढ़ो ना तो सारे सब्जेक्ट सौखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ना ये सोच के चला करो जब भी आप पढ़ने बैठो, कोई बात नहीं, पढ़ने बैठो ना आप ये सोच के चलो भी एक एक शब्द है ना जो वो हजारों का है, एक एक शब्द हजारों का है, हजारों रुपयों का और कम से कम 2-2, 3-3 पीढ़ियों का। मैं समझा सकता हूँ इस बात को। मान लो मैंने लिखवा दिया आपको भोपाल सिंह लिखवाया भी, तीसरे का क्या था, राज प्रमुख था, है ना, भोपाल सिंह लिखवाया ना। अब आपको ये शब्द आप भूल गए, ठीक है, आपके चलो बीएड तो आप मान लो मेन जॉब की बात करो, जॉब जो पेपर हो रहा है वहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, तृतीय चरण का राज प्रमुख कौन था, आप भोपाल सिंह भूल गए, ठीक है। और भोपाल सिंह भूलने की वजह से आपका क्वेश्चन हो गया जी गलत हो गया, बाई चांस बैड लक, आप नहीं कोई और था, कोई, ठीक है, कोई और बंदा था, वो भूल गया, क्वेश्चन वही आ गया, वहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मतलब 2 नंबर गए, कम से कम 2 का ही होता है ज़्यादातर ना, 2 नंबर गए। मेरिट बनी मान लो 170 नंबर, ठीक है, और आपके थे 169 नंबर, और अगर आपके ये 2 नंबर आए होते, आपको भोपाल सिंह याद होता तो आप क्या करते, आपके हो जाते 171 और आपका क्या हो जाता, सिलेक्शन होते ही आप ज्वाइनिंग करते, और ज्वाइनिंग करने के बाद कम से कम हर जॉब के अंदर लगभग अंदाजन आप लगा लो कि 20,000 तनख्वाह मिलती है, ठीक है। फिर 2 साल बाद वो 20 का पता नहीं, कईयों में 30 हो जाता है, कईयों में 40 हो जाता है, कितना भी हो जाता है ना, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर आप अगर लेडी हो, आपका मान लो अनमैरिड हो, मैरिड हो गए तो उधर भी आपको जॉब वाला बंदा ही मिलेगा, और 20 का वहाँ पर क्या हो जाएगा 40, ठीक है, समझ गए ना। तो ये बढ़ते जाएंगे, हजारों आगे लाखों में हो जाएंगे। आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, जो बच्चे होंगे वो भी एजुकेटेड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, ठीक है, वो भी आगे जॉब में जाएंगे, उनकी भी पीढ़ी सुधरती जाएगी, है ना, ठीक है। अगर ये शब्द आपके याद रह गया तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर ये शब्द याद नहीं रहा तो ये होंगी तो ये फिर आप वापस आओगे घर पे आओगे, पहले तो इधर से मिलेंगे ताने, ठीक है, ताने मिलेंगे तो आप जाओगे डिप्रेशन में, तो चलेगी दवाई, ठीक है, होगी लड़ाई, ठीक है ना, यही बातें होगी,
लड़ाई होगी, और ज़्यादातर लेडीज़ का लगा लो आप, लेडीज़ की तो बहुत ही लड़ाई होगी। लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि बार बार वो इधर उधर से समाज में से उसको चीज़ें दिखेंगी। किसी का सूट दिख गया, ठीक है, किसी का शादी के अंदर गहने दिख गए, ठीक है, किसी का फेशियल दिख गया, किसी का पार्लर दिख गया, किसी के बाल स्ट्रेट दिख गए, किसी का लांचा दिख गया, और किसी का, हाँ जी, मतलब अलग अलग चॉइसें होती हैं। किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा ना, किसी को कपड़े दिखेंगे, किसी को स्कूटी दिखेगी, किसी को गाड़ी दिखेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो आप हिसाब लगा लो भी बात कहाँ से चली है, एक शब्द से। तो ये एक शब्द निर्धारित करेगा आपके हजारों लाखों रुपए और साथ में आपकी पीढ़ियाँ। अब आप हिसाब लगा लो भी आप, हाँ जी, हाँ, भोपाल सिंह तो आप नहीं भूलोगे, मान लिया आपकी बात ठीक है, भूलना आपको कोई भी शब्द नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जितना पढ़ो ध्यान से मन लगा के आप उसको पढ़ो। ये आपके लिए, ये जो शब्द है ना, ये आपके लिए मान लो देवता ही हैं, देवता हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं ये शब्द आपके लिए। आप वो धार्मिक ग्रंथ मान के पढ़ो इसको, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चले, सुनिए, 3 चरण क्या हो गया क्या कह रहे हो, क्या टाइम हो गया? टाइम क्या हुआ सही बताओ? 12 2, कोई ना, फिर तो पढ़ा है। 3 चरण हो गए। अब हम कर रहे हैं चतुर्थ चरण। क्या हो गया? बैक, शाबाश, कोई बात नहीं, अभी तो मैं समझा रहा हूँ फिर, कोई बात नहीं, ठीक है जी। चौथा चरण आ गया, और चौथा चरण का नाम है जी वृहद राजस्थान, और ये आएगा जी 30 मार्च 1949 को, ठीक है जी, 30 मार्च 1949 को। चौथे चरण का नाम है जी वृहद राजस्थान, ठीक है, वृहद राजस्थान। सुनिए आगे, ठीक है। इस वृहद राजस्थान में हम मिलान करेंगे 4 रियासतों का, यानी कि यहाँ पर कितनी रियासतों का विलय होता है? 4 रियासतों का। किन रियासतों का विलय होता है? तो अभी तक जो बड़ी रियासतों की बात कर रहे थे उनमें से एक बड़ी रियासत का विलय कर चुके हैं, जो कौन सी थी? उदयपुर। हमने शुरू में 4 रियासतें बड़ी बात की थी ना, जो उन शर्तों को पूरा कर रही थी, तो उनमें से एक बड़ी रियासत तो हमने शामिल कर ली, उदयपुर। तो 3 तो वही रहेगी, एक रियासत और है बड़ी जो यहाँ पर हम जिसका विलय करेंगे। तो कौन कौन सी थी? जयपुर था एक तो, ठीक है, एक कौन सा था? जोधपुर, और कौन सी थी? बीकानेर, शाबाश, वेरी गुड। और एक आती है जी जैसलमेर। आपको सर आता ही है भाई, क्या पढ़ाएं आपको? चारों रियासतों को पता है आपको, है ना, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन 4, इधर देखिए भाई साहब मैडम जी, इधर देखिए, निकल जाएगा, हजारों रुपए का मामला है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतों का विलय करके बनाते हैं हम यहाँ पर वृहद राजस्थान। कब बनाया गया? 30 मार्च 1949 को। और कौन सा चरण है? चतुर्थ चरण, ठीक है जी। लिखो, नहीं, वो 4 रियासतें, वो शर्तों की बात थी, वो जो शर्तें थी ना, वो शर्तें 4 रियासतें पूरी कर रही थी। ये तो मैं वैसे वो याद करवाने के लिए कर रहा था कि 3 तो वही आ गई, मैं ये कह रहा था कि 3 तो वही आ गई उनमें से ही, और एक ये चौथी रियासत ये थी जैसलमेर, जिनका विलय किया गया था, ठीक है। 4 रियासतें प्लस यहाँ पर एक आएगा जी ठिकाना, ठीक है। मैंने आपको 3 ठिकाने लिखवाए थे, कौन सा रह गया? लावा, शावा, लावा, लावा। चौथा एक क्या ठिकाना आ गया? लावा। टोटल अब कितनी इकाइयाँ हो गई? देखो इधर ध्यान दो, टोटल 5, कितनी? 5 इकाइयों, 5 इकाइयाँ तो होगी ये। और पिछले चरण में कितनी इकाइयाँ थी? नहीं, पिछले में जस्ट पिछले, हाँ, 11 इकाइयाँ पिछले यानी कि तीसरे चरण में थी। इन सारों को मिलाकर बनाया गया है जी वृहद राजस्थान। अब वृहद राजस्थान के अंदर आपको पूछा जाए कितनी इकाइयाँ हैं, टोटल कुल इकाइयाँ कितनी है? तो 11 और 15 कुल 16 इकाइयाँ। वृहद राजस्थान में कुल कितनी इकाइयाँ हैं? 16 इकाइयाँ। चिंता मत करो, जब आपको ये चीज़ें याद रहेगी ना, भी तीसरी में उदयपुर मिलाया था, आपको पता है कि दूसरी में 10 रियासतें थी, अपने आप याद आ जाएगा।
हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जो बृहद्राज अभी मत्स्य संघ नहीं मिला, वो अलग ही पड़ा है। हम क्या कर रहे हैं, द्वितीय चरण में हमने कुछ रियासतों का विलय किया, फिर तृतीय में हमने उदयपुर मिलाई और उदयपुर और द्वितीय वाली रियासतों को आपस में मिला दिया। ये तो हो गया था तृतीय चरण। अब चौथा चरण आया है, तो चौथे चरण में जो हमारे पास तीसरे में सारा इकट्ठा भौगोलिक क्षेत्र था, तो अब चौथे चरण में जो 4 रियासतें थी उनको लेकर तीसरे वाले को आपस में मिला दिया। ये हो गया जी हमारा चौथा चरण, और चौथे चरण का नाम दे दिया बृहद राजस्थान। और टोटल उसमें इकाइयां फिर कितनी होगी, 16। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है जी, क्लियर होगी। अब इसमें और बात है, और ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वही जो पद औहदे दिए हुए हैं उनमें भी चेंज होगा। ठीक है, चेंज इसलिए होगा क्योंकि ये देखो बड़ी बड़ी रियासतें आ रही हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। अब जयपुर इतनी बड़ी रियासत आई है, यहाँ का जो शासक है वो मानसिंह है, इसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा ना, मानसिंह द्वितीय था। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसको बना देते हैं जी राज प्रमुख, राज प्रमुख बना दिया। अब इसको राज प्रमुख बना दिया, तो पहले राज प्रमुख कौन था, भोपाल सिंह, तो अब वो नाराज होगा। उसने शर्त क्या रखी थी कि मेरे को क्या रखना है, आजीवन, है ना, आज जन्म, जब तक मैं मरूँ ना तब तक मेरे को राज प्रमुख ही रखना है, तो उसको भी मनाना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। नहीं, अगर दोनों नाराज रहेंगे तो फिर विलय नहीं होगा, विलय नहीं होगा तो एकीकरण पूरा नहीं होगा, मनाना सारों को पड़ेगा ना। तो सारों को मनाने के लिए मान सिंह को तो बना देते हैं जी राज प्रमुख, और पीछे बचा जो भोपाल सिंह जो पहले राज प्रमुख था उसको खुश करने के लिए उसको बना दिया जी महाराजा प्रमुख। बस महा लगा दिया इसके आगे, लभी तू तो महा है, ऐसे है ना, महान बना दिया उसको महाराजा प्रमुख बना दिया, और इसको क्या बना दिया, राज प्रमुख। ठीक है, तो उस टाइम उपराज प्रमुख कौन था, भीम सिंह। वो सारे लगभग सेम ही रहेंगे। उपराज प्रमुख भीम सिंह रहेगा, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह रहेगा। ठीक है, कनिष्ठ वही लक्ष्मण सिंह रहेगा। ठीक है, हाँ जी, राजधानी जरूर बदलेंगे। राजधानी पिछले में कौन सी थी, उदयपुर, और यहाँ पर बना देते हैं जी जयपुर को राजधानी। ठीक है, जयपुर को बना दिया राजधानी और जयपुर का ही बना दिया राज प्रमुख। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, इसके बाद एक बात यहाँ पर और आती है कि इस समय जो रियासती भूभाग होता है वो इन रियासतों में, ये जो टोटल 16 इकाइयां हो जाती हैं, तो इन रियासतों में विभागों का बंटवारा कर देता है। क्या कर देता है, विभागों का बंटवारा। क्वेश्चन पूछा जाए कि एकीकरण के कौन से चरण में विभागों का बंटवारा किया गया था, तो कौन सा चरण, 4th यानी कि चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत को कौन सा विभाग मिला था। आजकल अपने बात करते हैं ना, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, ऐसे है ना, तो उसी प्रकार से इन रियासतों को विभाग दिए जाएंगे। कौन सी को कौन सा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि बीकानेर को तो दे देते हैं जी शिक्षा विभाग। ठीक है, बीकानेर को कौन सा विभाग दे दिया, शिक्षा विभाग। उसी प्रकार जोधपुर को दे देते हैं जी न्याय विभाग। आजकल आप देखते हो ना हाई कोर्ट कहाँ पे है, जोधपुर में, तो जोधपुर को क्या दे दिया, न्याय विभाग। उसके अलावा है जी अपना उदयपुर को दे दिया खनिज विभाग, खनिज विभाग। ठीक है, कोटा को दे दिया था वन विभाग, और उसके अलावा जो भरतपुर था, भरतपुर को दे दिया था जी कृषि विभाग। ये मुख्य विभाग थे जो इन रियासतों में बांट दिए गए थे। अब इसको राजधानी मिली तो इनको भी कोई ना कोई देने पड़ेगा, कुछ ना कुछ। बीकानेर रियासत आई थी, जोधपुर आया था, ठीक है, तो इनको भी कुछ ना कुछ। अब इससे उदयपुर से राजधानी छिन गई, इधर चली गई, तो उदयपुर को दे दिया था कौन सा विभाग, खनिज विभाग। ठीक है, तो इस प्रकार से विभाग बांट दिए गए। अब उदयपुर से राजधानी जयपुर बनाया गया है। भाई उदयपुर बड़ी रियासत थी, राजधानी बनाया था, क्या दिक्कत थी, बनी रहती। ठीक है, लेकिन फिर वहां पर भी कोई कमेटी बिठाएगी, समिति बिठाएगी, उनसे राय मशवरा किया गया, तो उस समिति ने सिफारिश की थी कि आप उदयपुर की बजाय राजधानी जयपुर को बना दो। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी, कौन सी ऐसी समिति थी कि जिस समिति के कहने पर उदयपुर से राजधानी जयपुर बना दिया। अब कोई माड़ी मोटी बात तो होगी नहीं, कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं बंदा, है ना, जिसके कहने पर एक राजधानी बदल दी गई। कोई कमेटी छोटी मोटी तो होगी नहीं। तो वो जो कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था सत्यनारायण राव समिति, पंडित सत्यनारायण राव समिति।
ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि चतुर्थ चरण में उदयपुर से राजधानी जयपुर, या सीधा भी आ जाए कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, तो सत्यनारायण समिति। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। क्लियर, ये हो गया जी आपका चतुर्थ चरण। अब लिखना मत, थोड़ा रुक जाओ। अब इसके बाद आता है जी हमारा पांचवा चरण। छोटे छोटे हैं, अब थोड़े बता ही देता हूँ। हाँ जी, अब आता है जी हमारा पांचवा चरण। और पांचवा चरण हमने तीसरा कौन सा पढ़ा था, संयुक्त पढ़ा था ना, तीसरा संयुक्त पढ़ा था। ठीक है, और चौथा कौन सा पढ़ा है, वृहद। और पांचवा हम इन दोनों को मिला देते हैं, यानी कि संयुक्त वृहद राजस्थान। चौथा ही, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहद राजस्थान और पांचवा संयुक्त वृहद राजस्थान। ये 30 मार्च 1949 को था और ये हो जाता है जी 15 मई 1949 को। हमने बात की थी ना, 2 थे 49 में, तो ये 15 मई 1949 को होता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, नाम देते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान। इसके अंदर ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं है, जो ओहदे हैं, जो पद हैं, वो तो रहेंगे सारे सेम ही, वही पढ़ने हैं आपको। इसमें सिर्फ फर्क यही है पड़ता है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे ना कि जो मत्स्य संघ है वो अलग चल रहा है ना। अब इस मत्स्य संघ को मिला देते हैं इसके अंदर, पीछे जो हमने सारी प्रक्रिया करके आए हैं ना, उसके अंदर हम मत्स्य संघ मिला देंगे। ठीक है, हम पिछली कौन सा पढ़ा था, वृहद राजस्थान पढ़ा था। ठीक है, तो इस वृहद राजस्थान यहाँ तक अपने बढ़ चुके थे ना, इस वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिला देते हैं और फिर इन दोनों को मिलाकर ही नाम रखते हैं हम संयुक्त वृहद राजस्थान। तो बात यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि मत्स्य संघ को एकीकरण के कौन से चरण में मिलाया गया, पांचवा। ठीक है, मत्स्य संघ को किस, मान लो किस चरण में मिलाया, कौन से नाम का जो चरण था जिसमें मिलाया गया था, तो वृहद राजस्थान। यानी कि वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाकर कौन सा चरण पूरा किया गया, पांचवा, और नाम संयुक्त वृहद राजस्थान। अब वही राजधानी वाली बात, किसी ने तो सिफारिश की होगी, तो यहाँ पर भी समिति आती है जिसका नाम था शंकर राव देव समिति। ठीक है, जिसके सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। ये चीज आप याद रखना, दोनों में ना कंफ्यूज मत हो जाना। मत्स्य संघ को तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर बुलाया गया था। ठीक है, और जयपुर को किसकी सिफारिश पर, कौन सी समिति थी, सत्यनारायण। जयपुर सत्य और मत्स्य शंकर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। मत्स्य कौन सी, शंकर देव समिति, और जयपुर राजधानी सत्यनारायण समिति। ठीक है, क्लियर। मत्स्य किसकी सिफारिश पर, शंकर, और जयपुर राजधानी सत्यनारायण। शाबाश, ठीक है, ये